हम जल्दी से देख लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव केयर में मैंने आपको एक चीज़ बता दी थी कि हमने ब्लीडिंग नहीं होने देनी, इन्फेक्शन नहीं होने देना, ट्रॉमा नहीं होने देना है। तो जनरल ओवर बातें हैं ना, जो आप अपने थोड़ा सा दिमाग के साथ भी लिख सकते हो। आगे जो है वो देखो कि हमारे पास क्या है कि इमीडिएट जनरल केयर जो है वो क्या है। अच्छा, जब सर्जरी करते हैं ना तो उसके बाद आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया के अंदर है, तो ये बिल्कुल वो वाली स्टेज उन्होंने बताई हुई है। तो आपने क्या करना है कि पेशेंट को कोमा स्टेज में रखना है थोड़ी देर के लिए, और जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता है, और देखना उसके नोज से और माउथ से ब्लीड तो नहीं हो रहा। वाइटल साइंस जो है वो आपको पता है कि आप चेक करते रहते हो, साथ साथ एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बैठा होता है और ये पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर उसका देखता रहता है, और जब तक सर्जन्स जो हैं वो अपनी सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब देखो उसके बाद पता है क्या करते हैं, इसको इसी स्टेज में ना ऐसे नहीं रहने देते। आप थोड़ी देर के लिए इसका जो माउथ जो है वो चेक करते हो कि कहीं पे क्लॉटिंग वगैरह तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, और इसको प्रॉपर्ली चेक करते हो। उसके बाद उसका सर जो है ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हिलाते हो, मतलब एक पोजीशन होती है, उससे क्या होता है कि अगर कोई क्लॉट वगैरह होता है तो वो इंगल्फ कर लेते हो, और इसके अलावा सक्शन भी करते हो। तो एक प्रॉपर जो है ना ये बिल्कुल वो वाली चीज़ें अंदर यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इमीडिएट जनरल केयर क्या होती है। उसके अलावा डाइट ये है कि अपना डाइट को उसका ये ख्याल रखना है कि जी अब ना, क्योंकि अगर वो कोई गर्म चीज़ लेगा ना तो मतलब क्या होगा कि उसको दर्द होगी, तो आपने गर्म चीज़ या इस तरह की नहीं लेनी। आइसक्रीम जो है, या बच्चों को कहा जाता है कि आप ना आपको आइसक्रीम देंगे आप ऑपरेशन के बाद, तो ये मतलब थोड़ा सा एक उनकी मोटिवेशन होती है, और वैसे इससे रिलीफ भी होती है क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है ना वेजल की। इसके अलावा और सॉफ्ट फूड लेना होता है। औरल हाइजीन जो है वो ये है कि उसने मतलब सॉल्ट वाटर से ना अपने मुंह में गार्गल्स करने हैं 3 से 4 मरतबा एक दिन में। एनाल्जेसिक के तौर पे आप पैरासीटामोल को ही दे देते हो, लेकिन ये एक चीज़ याद रखनी है कि आपने एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन नहीं देनी। आपको पता है एस्पिरिन क्या करती है? एस्पिरिन प्लेटलेट्स कम कर देती है, और अगर प्लेटलेट्स कम करेंगे तो एस्पिरिन दर्द तो कम कर देगी, लेकिन अभी ऑपरेशन हुआ है और हमने स्टिचेस लगाए हुए हैं, अब अगर प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो हीलिंग नहीं होगी ना, और वहाँ से क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। तो इसलिए सर्जरी के बाद जो है एस्पिरिन वैसे भी नहीं देते, पैरासीटामोल यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो हैं वो आप दे सकते हो। ठीक है, अगर उसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है और या 1 हफ्ते के लिए दी जाती है। डिस्चार्ज पेशेंट को किया जाता है 24 से 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर डिस्चार्ज किया जाता है, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और पेशेंट जो है वो अपनी 2 हफ्ते तक अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम किया जाता है। वैसे उसको ये कहा जाता है कि आपने ना 1 हफ्ते के बाद आके दोबारा चेक करवाना है, कि देखने के लिए कि क्या मतलब उसके बाद ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई मसला तो नहीं है, डैट्स इट। और इसके अलावा सॉफ्ट फूड आपने लेनी है, ये एडवाइस की जाती है। अच्छा, अब ना कुछ और मेथड्स हैं इसके, जो हमने अभी जो किया है ना पीछे ये वाला, ये तो हमारे पास डिसेक्शन एंड स्नेयर मेथड। तो इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन से मेथड हैं? ठीक है, इसका तो हमने प्रोसीजर कर लिया ना टॉन्सिलेक्टमी में। अच्छा, मैंने अब देखो हमारे पास ना 2 तरह के मेथड होते हैं, हम इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं कोल्ड मेथड, एक होते हैं हॉट मेथड। कोल्ड मेथड वो हैं कि जो मतलब आज छोटे छोटे से हैं, मतलब उसके अंदर ना ज़्यादा नुकसान वगैरह नहीं है। हॉट मेथड वो है कि उसके अंदर ना जैसे आप बर्न कर रहे हो किसी चीज़ को और फिर उसको रिमूव कर रहे हो, ये इस तरह के हैं थोड़े। अब आप देखो कोल्ड मेथड की ना, आपने इनके पहले नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसकी निमोनिक में है DGISPR। ठीक है, डी से डिसेक्शन एंड स्नेयर मेथड, जी से गुलेटन मेथड, आई से इंट्रा कैप्सूल। ठीक है, टॉन्सिलेक्टमी में इसकी डिटेल यहाँ पे बताती हूँ, पहले नाम याद कर लेते हैं। इंट्रा कैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी। ठीक है, और एस जो है ये 2 हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास हार्मोनिक स्काल्पल और दूसरा सर्जिकल है, तो क्रायो सर्जिकल टेक्निक आ गया, हार्मोनिक स्काल्पल आ गया, और पी जो है उससे प्लाज्मा मीडिएटेड एब्लेशन और डिसेक्शन टेक्निक। ठीक है, तो क्या हो गया, DGISPR ने हमें कॉल मेथड्स के नाम याद करवा दिए। डी से डिसेक्शन मेथड, गुलेटन मेथड, इंट्रा कैप्सुलर मेथड, स्काल्पल मेथड और सर्जिकल क्रायो सर्जिकल था, और इसके अलावा प्लाज्मा मीडिएटेड एब्लेशन मेथड। हॉट मेथड क्या होता है, RLE। ठीक है, इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी, लेज़र टॉन्सिलेक्टमी और टॉन्सिलोटमी मैं बताती हूँ दोनों में क्या फ़र्क है, और इलेक्ट्रोकॉटरी। ठीक है, तो अब हमने नाम याद कर लिया, हम ज़रा इनकी छोटी छोटी सी डिटेल कर लेते हैं। गुलेटन मेथड जो है ये मतलब अबंडेंट है, और आपने देखा ये वैसे गुलेटन क्या है, कोल्ड मेथड है। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इतना पूरी दुनिया में यूज़ नहीं होता। इलेक्ट्रोकॉटरी ये यूनिपोलर बाईपोलर इलेक्ट्रोकॉटरी की जाती है, और ब्लड लॉस थोड़ा कम कर देती है, लेकिन ये क्योंकि हॉट मेथड है तो ये टिश्यू को इंजर करेगी। अब लेज़र टॉन्सिलेक्टमी KTP512 और CO2। ठीक है, इन दोनों में से ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है, और ये क्या करती है कि अगर कोएगुलेशन डिसऑर्डर है ना तो तब हम ये करते हैं, मतलब अगर उसके ब्लीडिंग के चांसेस हैं। ठीक है, और लेज़र टॉन्सिलोटमी, इसमें टॉन्सिलोटमी और टॉन्सिलेक्टमी में फ़र्क है। एक्टमी का मतलब होता है निकाल देना, यानी हम अपने टॉन्सिल को काटा, निकाला, सारा कुछ किया। ठीक है, अब उसके डिफरेंट मेथड्स हैं।
अब मतलब लाइक लेज़र वाला एक है उसमें से, या अभी जहाँ हमने डिसेक्शन स्नेर किया वो एक है इसमें से। टॉन्सिलोटमी या ओटमी का मतलब होता है सुराख या छोटा कर देना उस चीज़ को। तो ये हम पता क्या करें, इसके अंदर ना आपने लेज़र से ना आपने जो उसका टॉन्सिल का साइज़ है इसमें सारा निकाला नहीं जाता, उसको छोटा किया जाता है, छोटा किया जाता है, छोटा किया जाता है, और ये बार बार करना पड़ता है। और इंट्रा कैप्सुलर टॉन्सिलेक्टमी ये मतलब उन लोगों में करते हैं जो कहते हैं यार मुझे दर्द बिल्कुल ना हो। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि मैंने आपको बताया था जो इसका पार्ट 1 की वीडियो थी कि हमारे पास जो टॉन्सिल के एनाटमी क्या है, ये टॉन्सिल और टॉन्सिल के पीछे जो है वो क्या होता है, कैप्सूल होते हैं जो मार्कर से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो जो कैप्सूल है ना, कैप्सूल के अंदर क्या है आपको, ठीक है, आपको पता है ग्लोसोफेरेंजियल और स्विनो नर्व और स्विनोपैलेटाइन गैंग्लियन जो है ना वो इसके नर्व सप्लाई है। तो कैप्सूल जो है ना पेन फाइबर्स वहाँ पे होते हैं, तो दर्द होती है उससे। तो अगर वो बंदा चाहता है कि उसे पेन ना हो तो हम पे कैप्सूल को प्रिजर्व कर लेते हैं और अंदर से टॉन्सिल रिमूव कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। हार्मोनिक स्कैल्पल है एक, ठीक है, प्लाज्मा मीडिएटेड एब्लेशन टॉन्सिलेक्टमी है। इसमें पता क्या करते हैं वो, आपका अगर बायोकेमिस्ट्री थोड़ी सी याद हो, उसमें मोलिकुलर बॉन्ड्स तोड़े जाते हैं, प्रोटॉन्स को एनर्जाइज किया जाता है। वो याद है केमिस्ट्री में हम पढ़ा करते थे कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटों के ऊपर चला गया, वो वाला प्रोसेस है। लेकिन ये थोड़ा थर्मल मतलब ये कोल्ड मेथड है, सॉरी। और क्रायो सर्जिकल मेथड हम करते हैं, कॉब्लेशन टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। इनके ना मोटी मोटी ना बस आपको नाम पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत अंदर का एक आध चीज़ है जो शायद वो एमसीक्यू में पूछ लें इस तरह। और डिसेक्शन है स्नेयर मेथड जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं? अच्छा, कॉम्प्लिकेशन ना एक होती है इमीडिएट, ठीक है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, और दूसरी होती है डिलेड कॉम्प्लिकेशन। हमारे पास ना मेजर जो चीज़ है ना वो ये है कि यार एक तो उसे खाना खाते हुए दर्द होगी, ठीक है, वो एक चीज़ आ जाती है। और दूसरा ये कि हेमरेज ही है, मतलब अगर प्राइमरी हेमरेज है, प्राइमरी हेमरेज वो होती है जो ऑपरेशन के दौरान होती है। रिएक्शनरी हेमरेज है, रिएक्शनरी हेमरेज वो होती है कि जो 24 घंटे के अंदर अंदर होती है, यानी ऑपरेशन हो गया, पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया से उठाया, वो ठीक उठ के बैठ गया और तब उसको जो है ना वो हेमरेज हुई है, यानी उसका ब्लीडिंग हो गई है। तो ये 24 घंटे के अंदर वाली जो होती है ना, ये सिंपल मैयर जो है मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, लेगेशन करते हैं, या इलेक्ट्रो कोएगुलेशन जो है ये कर दी जाती है ब्लड वेसल्स की। अच्छा, टॉन्सिलर पिलर यूवुला या सॉफ्ट पैलर जो है उसकी कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, और क्योंकि आपका जो सर्जन था वो ज़रा अच्छे से उसने परफॉर्म नहीं किया और उसने यहाँ वहाँ जो है वो मतलब काम ख़राब कर दिया है, या टीथ जो है उसके इंजर हो गए हैं, ये हो सकता है, मतलब या एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, या फेशियल एडीमा हो सकता है, या सर्जिकल एम्फिसीमा। अच्छा अच्छा, स्पीयर कंस्ट्रक्टर मसल का आपको पता ही है ना, शायद मैंने आपको नहीं बताया, ये टॉन्सिलर बेड में स्पीयर कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। और उसके अलावा डिलेड क्या होता है कि डिलेड हेमरेज जो है ना हो सकती है, यानी सेकेंडरी हेमरेज, यानी पेशेंट को आपने ऑपरेट किया, पेशेंट बिल्कुल ठीक था, ऑपरेशन के दौरान कुछ नहीं हुआ, अगले 24 घंटे में भी उसको कुछ नहीं हुआ, आपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया और वैसे आपने से कहा था कि 1 हफ्ते के बाद आना है। तो 5 से 10 दिन के बाद जो है वो जो ब्लीडिंग होती है ना, वो उस टाइम पर जो ब्लीडिंग हो रही है वो होती है सेकेंडरी हेमरेज, ठीक है, ठीक है। अब देखो कि अगर तो उसकी ये ब्लीडिंग हो रही है 5 से 10 दिन के बाद, तो आप क्या करोगे, अगर तो इसका क्लोट और खुद रिमूव हो जाता है तो ठीक है, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के गार्गल्स उसे करने का बोलोगे। लेकिन अगर उसका ये मतलब किसी तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो आपको इसको ऑपरेशन थिएटर लेके जाना पड़ेगा, जनरल एनेस्थीसिया देकर दोबारा से हीमोस्टेसिस करनी पड़ेगी, ब्लड वेसल्स जो है ना उसका कुछ करना पड़ेगा इसका। और इसके अलावा ये है कि आपने ना डिलेड जो है ना वो ये है, इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस तो हो गए ना, डिलेड ये हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, लंग कॉम्प्लिकेशन हो जाए, ठीक है, वो इस तरह आपको पता नहीं कि सर्जरी के बाद जो है वेटिलेक्टेसिस हो सकता है, आपने जनरल एनेस्थीसिया दिया था पेशेंट को, या अगर जो क्लॉट था वो पेशेंट ने मतलब एस्पिरेट कर लिया ब्लड, ठीक है, तो अब क्या हो सकता है, ये उसके ट्रेकिया में चला गया, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, ये वैसे आपने इसको इमीडिएट में भी पढ़ा था एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, तो उससे एटिलेक्टेसिस हो सकता है कि अल्वेलाई के अंदर ब्लड चला जाएगा और फिर उसके बाद उससे सांस लेने में मसला होगा ना, तो लंग कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। इसीलिए जो मैंने आपको स्टार्ट पे कहा ना कि आपने एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बड़ा काम होता है, एक तो सर्जन ने सर्जरी परफॉर्म कर दी ना, एक तो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जी टॉन्सिलर पिलर यूविला या सॉफ्ट पैलेट की जो है वो हो रही है, और इसके अंदर क्या है कि सर्जिकल टेक्निक, सर्जन अच्छा नहीं है, उसने यहाँ वहाँ जो है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए हैं। लेकिन एक तो सर्जन का काम होता है ना, जैसे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का बड़ा काम होता है, वो साथ साथ बैठ के दिख रहा होता है इसकी रिस्पिरेटरी रेट कैसा है, पल्स रेट कैसा है, कब क्या परफॉर्म करना है, पेशेंट स्टेबल है, और फिर उसको सर्जन चला जाता है अपनी सर्जरी करके। उसके बाद एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम है कि उसे मतलब होश में लेकर आए और वो उसका सारा चीज़ें जो है ना वो चेक करे,
ठीक है। और अब जैसे ये मैंने आपको बताया था कि उसके बाद पेशेंट को छोड़ नहीं देना। पेशेंट का ना क्योंकि आपने माउथ के अंदर सारा कुछ किया है, पेशेंट के मुंह के अंदर सक्शन करनी है कि अगर कोई मटेरियल है या ब्लड है तो आप सक कर लो। फिर उसके बाद आप चेक करते हो उसको लाइट के अंदर कि कहीं पे मतलब कोई चीज़ है या कोई ब्लड है या कुछ है। और इसके अलावा आप ये भी करते हो कि उसका मतलब हेड इस तरह से मूव करके मतलब एक मेथड होता है जिससे आप देखते हो उसका ना क्लॉट के अंदर के वो उसको इंगल्फ कर ले, मुझे इसके कि वो एस्पिरेट कर ले ऐसी चीज़ को। ठीक है। तो अब टॉन्सिलर रेमनेंट्स जो हैं वो कुछ रह गए हैं, या हाइपरट्रॉफी ऑफ लिंगुअल टॉन्सिल, तो ये चीज़ें जो है वो डिलेड कॉम्प्लिकेशन में आ सकती है, एंड दैट्स इट।